नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या एटम्स का मैटर का डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लाया, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड क्या होता है, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड आपका डेल्टा एटॉमिक थ्योरी क्या है। ये सबसे जितने भी बातें होंगे सब हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, नो अबाउट एटम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैटर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैटर ही से क्या मिला, आपका एटम मिला, तो मैटर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लाया। ठीक, तो वैदिक पीरियड में लगभग 500 BC के लॉ आपका एक महर्षि कन्नड़ नाम के एक फिलोसफर है, इंडियन फिलोसफर है, इन्होंने सबसे पहले मैटर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट लाया। इन्होंने क्या कहा कि जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं, जब हम मैटर को विभाजित करते हैं, छोटे से छोटा पार्टिकल में एक ऐसा समय आता है, वह छोटा पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, उसी पार्टिकल को इन्होंने क्या कहे, परमाणु। ऐसा पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो, उसी पार्टिकल को क्या कहें, परमाणु। कौन? महर्षि कन्नड़, जो इंडियन फिलोसफर है। ठीक, अब हम बात करें, ठीक उसी समय के एक एशियंट ग्रीक फिलोसफर है आपके डेमोक्रिटस एंड एलिसिपस। डेमोक्रिटस एंड एलिसिपस इन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट बताया। इन्होंने भी क्या कहे, जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो छोटा से छोटा पार्टिकल हमें मिलता है, वह छोटा से छोटा पार्टिकल जब फर्दर डिवाइड नहीं हो, उन्हें उसी को उन्होंने क्या कहे, एटम। इन्होंने कहते हैं परमाणु, इन्होंने कहे एटम। ठीक, अब ये जो एटम है वो आपका एक ग्रीक वर्ड एटोमियो से आया है। कहां से आया है? एटोमियो। एटोमियो से ये वर्ड एटम जो आपका ड्राइव हुआ है। एटोमियो में होता है इंडिविजुअल या फिर नॉट कटेबल या तो नॉट डिविजुअल, मतलब जिसे डिवाइड नहीं किया जा सके। ठीक, यही कॉन्सेप्ट आपका चलते आया है 1800 शताब्दी तक। ठीक, तो 18th सेंचुरी के लास्ट में क्या होता है, एट द लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट लोग को एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में कुछ डिफरेंस पता चला। एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में कुछ डिफरेंस पता चला साइंटिस्ट को। तो जब डिफरेंस पता चला तो कुछ उन लोगों के पास कॉन्सेप्ट आया कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। इन्होंने क्या देखे कि एलिमेंट उसे कहेंगे जो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ हो, सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ हो, उसी को क्या कहेंगे, एलिमेंट। ठीक, और जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल जाता है एक फिक्स रेशियो में, उससे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। ठीक, ये डिफरेंस साइंटिस्ट लोगों को पता चला। उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक और साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी एल लेवोजियर। एंटोनी एल लेवोजियर, उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो रूल लाए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दो लॉ बताएं। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करने का मतलब हुआ, जब आपको कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, जब आपको कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ मास आपका कभी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि आपका जो एटम है, एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट कब होगा? इसका मतलब क्या हुआ, जितना एटम आपका था, जितना एटम आपका रिएक्टेंट साइड है, उतना ही एटम आपका किस में आ गया, प्रोडक्ट साइड। तभी तो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट को फॉलो करेगा। ठीक, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि एटम को कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। जैसे में सोडियम
रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है क्या बनाता है NaCl प्लस H2। ठीक, जैसा आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सोडियम ये क्या में आयोनाइज हुआ H प्लस Cl माइनस में, और ये जो फॉर्मेशन हुआ Na प्लस मिला Cl माइनस के साथ NaCl हाइड्रोजन गैस हुआ। ठीक, अब देखिए सोडियम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, इस साइड को रिएक्टेंट कहते हैं, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट। तो इधर आपका रिएक्टेंट हुआ और इधर आपका क्या हुआ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन। पहले से आप बैलेंस कीजिए, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट निकालने से पहले आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हुआ, क्लोरीन 2 हुआ और ये 2 हुआ, बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखिए निकालिए 2 इंटू 23 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 35.5, 2 इंटू 23 प्लस 35.5 प्लस 1 इंटू 2 कितना है 46 प्लस 36.5 इंटू 2, 2 इंटू 58.5 प्लस 2, 46 इंटू 36 टू जो 72 1 73, ऐड कीजिए कितना है 119 ग्राम, इससे कीजिए 58 टू जो 160 170 प्लस 2 119 ग्राम, 119 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट मिला। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉलो करेगा। केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले, लिखने के बाद आप लोग को उस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, उसके बाद मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट को फॉलो करेगा। ठीक, ये जो है आपके लैवोजियर जो साइंटिस्ट है वो बताए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा रूल क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड करता है। ठीक, यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लैवोजियर और कोई साइंटिस्ट मिलके ये क्या बताएं कि चाहे वो कंपाउंड कौन बनाया हो या फिर वो कंपाउंड कहां से आया हो, वो डिपेंड नहीं करेगा। जब भी ये क्या होगा, वो जो कंपाउंड बना हुआ रहेगा हमेशा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, चाहे वो कंपाउंड कहीं से आया हो, चाहे वो कंपाउंड कहीं से बना हुआ हो। ठीक, जैसे हम देखते हैं H2O का बात किए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करने के लिए दोनों का मास निकालिए, दोनों एलिमेंट का मास निकालिए। तो हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का मास 16, मतलब 260, मतलब 1:8। तो वाटर मोलिक्यूल बनने के लिए आपको, या वाटर कंपाउंड बनने के लिए आपको 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तब आपका क्या बनेगा वाटर। ये हम बात करते हैं अमोनिया NH3, क्या यहाँ पे होगा 43। मतलब ये अमोनिया आपका कहां से आया है, कौन बनाया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जब भी वो अमोनिया रहेगा वो हमेशा ये फिक्स रेशियो में क्या रहेगा, कंबाइंड रहेगा 14:3 में। ये हम देखते हैं CO2। CO2 कहां से आया, कौन बनाया, इस पर डिपेंड नहीं करेगा।
हमेशा CO2 जो बना हुआ रहेगा उसका एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड रहेगा। जैसे हम देखते हैं कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, ठीक। इसे हम सिंप्लीफाई जब करते हैं तो कितना आएगा 4 3 जा और 4 8 जा, मतलब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका क्या बनेगा CO2 का फॉर्मेशन लेगा, ठीक। यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में देखे जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब देखे। इसी बीच आपको एक और साइंटिस्ट आते हैं डाल्टन, ठीक, जॉन डाल्टन। वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा लाइफ टीचिंग और रिसर्चिंग में ही बिताए, ठीक। एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं इंग्लैंड के। अपना लाइफ को टीचिंग और रिसर्चिंग में ही क्या किए, अपना लाइफ पूरा गुजारे। तो इन्होंने भी एटम या फिर मैटर के बारे में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते समय इन्होंने भी जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लाए वही कॉन्सेप्ट वो भी लाए। वो भी बोले कि सही बात है, क्या एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उनका जो हम लोग एटम का जो थ्योरी पढ़ते हैं डाल्टन का, उसको हम लोग कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक। इनका भी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या चीज पे बेस्ड है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। आइए देखते हैं डाल्टन का पहला एटॉमिक थ्योरी क्या है। पहला एटॉमिक थ्योरी आपका ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सभी मैटर जो है एक छोटा 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 पार्टिकल से क्या हुआ है, बना हुआ है। तो जो छोटा पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सके उसी को क्या कहें, एटम। लेकिन इनका ये जो पहला थ्योरी है वो थ्योरी अब क्या हो चुका, गलत हो चुका, क्योंकि एटम से भी सब एटॉमिक पार्टिकल मिला है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक। पहला थ्योरी तो इनका क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा थ्योरी क्या है, पहला थ्योरी गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन भी मिला, प्रोटॉन भी मिला और न्यूट्रॉन भी मिला, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक। दूसरा है एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम को नहीं तो क्रिएट करते हैं नहीं तो डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखे, फॉलो भी किया था, ठीक। उसमें एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ था, ये तो सही निकला। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब हुआ कि सेम एलिमेंट का, सेम एटम का सेम मास होगा। सेम एटम का बात करें तो वो सब एटम का सेम मास होगा। जैसे में इनका अनुसार क्या हुआ, अगर जो हम ऑक्सीजन का बात करते हैं, ठीक, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, इसका मास भी क्या होगा 16। इनका कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की बात किए तो ऑक्सीजन जितना भी आपका एटम है वो सब एटम का सेम क्या होगा, मास होगा। अगर हम बात किए नाइट्रोजन का, ठीक, 7 14, अगर हम नाइट्रोजन एलिमेंट लिए, ये नाइट्रोजन जितना एटम है सभी एटम का क्या होगा, सेम मास होगा, मतलब सभी एटम का 14 ही मास होगा। लेकिन एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, अगर हम ले लिए क्लोरीन 17, इसका मास आपका 2 मास होता है, 35 भी होता है, 37 भी होता है। क्लोरीन का आपका 2 मास होता है, 35 भी होता है और 37 भी होता है। ये सब जो 35, 35, 37 जो मास होता है वो कितना परसेंट में ये दोनों क्लोरीन जो है आपका नेचर में पाया जाता है, उसके अनुसार ये सब मास यहाँ पे लिखा जाता है। और जिसे हम लोग ओवरऑल कैलकुलेट करके क्लोरीन का सिंपल मास क्या बोलते हैं 35.5, ठीक, वो हम बताएंगे आगे। तो इन्होंने तो कहा गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, ठीक है, हम तो एलिमेंट ले लिए क्लोरीन, आइडेंटिकल इन मास है, क्या मास सभी का सेम है। देखिए यहाँ पे मास 35 है, यहाँ पे मास 37 है,
तो क्या हुआ, गलत। तो एटम व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, आइसोटोप किसे कहेंगे, आइसोटोप एटम व्हिच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। ठीक, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखिएगा और मास नंबर को ऊपर। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, डाल्टन से आपका जो स्टेटमेंट जो आपका थर्ड था वो क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक, अब देखते हैं क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास होगा। ऑक्सीजन का हम बात किया तो ऑक्सीजन आइटम का मास कुछ और होगा, नाइट्रोजन का बात किया तो नाइट्रोजन आइटम का मास कुछ और होगा, कार्बन का बात किया तो कार्बन आइटम का मास कुछ और होगा। ठीक, लेकिन इनका ये भी जो थियोरी आपका क्या हुआ, गलत हुआ। अब आ गया आपका आइसोबार। देखिए क्या होता है इसमें, अगर जो हम कार्बन लिए, कार्बन का 6, इसका भी अभी तो आप लोग 14 पढ़े हैं, लेकिन नेचर में आप लोग को कार्बन 14 भी पाया जाता है। ठीक, नाइट्रोजन का हम बात किए, इसका भी होता है कितना, 14। तो इन्होंने तो कहे डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास, क्या डिफरेंट मास है दोनों का, नहीं है। तो इनका ये भी थ्योरी क्या हुआ, गलत हुआ। तो अब हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या, आइसोबार। क्या, आइसोबार। आइसोबार क्या होगा, आइटम व्हिच हैज सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक, आइसोबार क्या होगा, एटम व्हिच हैज सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार। तो इनका ये फोर्थ जो थ्योरी था वो भी गलत हुआ। ठीक, अब अगला थ्योरी है इनका, एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए एटम जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर में क्या होता है, कंबाइंड करता है। जैसे में देखिए H2O 2:1, मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक, लेकिन अब इनका ये थ्योरी भी गलत हुआ। अब देखिए तो जैसे हम शुगर का बात करें, क्या होता है C12H22O11, क्या ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर को कंबाइंड किया, नहीं किया। ठीक, तो इन्होंने तो कहे थे क्या, एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर से कंबाइंड करेगा, स्मॉल होल नंबर से कंबाइंड है, नहीं है। कंपाउंड बनाने के लिए ये भी तो कंपाउंड है, लेकिन स्मॉल होल नंबर नहीं है। ठीक, अगला क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन प्रोपोर्शन इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर या तो काइंड्स ऑफ एटम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये तो इनका कहना सही है। जैसे में शुगर की बात करें तो इसमें आपका कार्बन ही रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा और ऑक्सीजन ही रहेगा, चाहे वो शुगर कहीं से भी मिले। ठीक, चाहे ये शुगर कहीं से भी आपका पाया जाए, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, कौन बनाया शुगर को उस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो शुगर जो है हमेशा एक फिक्स एलिमेंट से बना हुआ रहेगा। ठीक, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अगर जो हम साल्ट का बात करें NaCl, चाहे वो साल्ट आपका कहीं से मिले उस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो साल्ट हमेशा फिक्स रेशियो में या तो फिर फिक्स एलिमेंट से मिलके बना हुआ रहेगा। जैसे देखिए NaOCl, ठीक, चाहे वो कहीं से मिले उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट। ठीक, ये दोनों आपका क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर दूसरा कुछ आ गया तो आपका फिर साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करवाएगा।
इसमें कुछ दूसरा आ गया तो वो शुगर का फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। इन अ गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड में ये आपका एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू में रहेगा। ठीक, तो हम डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी देख लिए। पहला थ्योरी कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा थ्योरी क्या है कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एटम का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तीसरा थ्योरी क्या था इनका, सेम एलिमेंट है सेम मास। ठीक, सेम एलिमेंट है सेम मास, लेकिन अब आगे आइसोटोप, सेम एलिमेंट है डिफरेंट मास। ठीक, अगला इनका थ्योरी डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास। अब आ गया आपका आइसोबार, डिफरेंट एलिमेंट है सेम मास। देखिए डिफरेंट एलिमेंट है सेम मास, आइसोबार गलत कर दिया ये सब थ्योरी। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर कंबाइंड करेगा। शुगर, ग्लूकोज स्मॉल होल नंबर में है नहीं है, और बहुत सारा कंपाउंड है जो स्मॉल होल नंबर में कंबाइंड नहीं करता है। The relative number and the kinds of atom are constant, मतलब वो कंपाउंड आपका कहां से मिला उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में क्या करेगा, कंबाइंड करेगा, फिक्स एलिमेंट उसमें कंबाइंड करेगा और कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये तो इनका कहना स्टेटमेंट सही है। तो हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जान लिए, कहां से एटम का कॉन्सेप्ट आया, मैटर का कहां से डिविजन होना शुरू हुआ। महर्षि कर्नाड जो है वो इंडियन है, बहुत गर्व है उनपे कि उन्होंने जो है वो एटम का कॉन्सेप्ट लाए थे। ठीक, तो इसी थ्योरी को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम जो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में इसी थ्योरी को आगे हम लोग जानेंगे। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, यही सबसे रिलेटेड जितना भी बात होगी एटम से, सभी बात को हम लोग इस लेक्चर में, इसी लेक्चर नहीं और कोई लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के पास शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे आपका प्रतिदिन एक नया से नया लेक्चर आप ही लोग के लिए हम लाते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो प्लीज इसे बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू।